कमज़ोर है जदयू। ये उन सीटों में से जदयू के है जहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी। अच्छा। गिरिराज सिंह को क्लियर वॉक ओवर दे दिया गया है। लग रहा है जैसे कि लालू यादव चाहते थे कि इस सीट पर कन्हैया कुमार चुनाव न लड़े। वो चाहते थे कि इस सीट को पर कमज़ोर रहे महागठबंधन। इसी भी स्थिति में अश्विनी चौबे से ये बेहतर लड़ाई अब देंगे मिथिलेश तिवारी। और मुझे लगता है कि इक्वल्स की लड़ाई हो गई है वहाँ। जी जी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि एनडीए में अगर वहाँ कमज़ोरी होगी तो अपने ही गठबंधन से होगी, बाहर से नहीं। क्योंकि रिजर्व सीटें साधु यादव लड़ नहीं पाते हैं, लेकिन साधु यादव एक बड़े फैक्टर यहाँ पर हैं। जो लोग महागठबंधन के खिलाफ तो लड़ जाएंगे या उनको अगर महागठबंधन अपने पाले में नहीं कर पाएगी, वो भी एक बड़ा हथियार बन जाएंगे। सांसद के खिलाफ कई मामले भी आए हैं। ये सीट छोड़ने के लिए वो तैयार भी थे। अंतिम समय में जदयू को क्या सूझी कि उन्हें वापस टिकट दे दिया। प्रत्याशी बदलते तो शायद एक बड़ी लड़ाई हो सकती थी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा हो चुका है। होली का पर्व है, आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सीट बंटवारे में जिस तरीके से अब अलग अलग प्रत्याशियों को जिनका नाम आ गया है, वो सब लोग होली के रंग में तो रंगे ही हुए हैं, लेकिन चुनावी रंग भी उन पर कुछ कम नहीं चढ़ रहा है। चुनावी रंग भी वो खूब चढ़ा रहे हैं, अपने तमाम लोगों के साथ घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार भी अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। हमने आपको इसके पूर्व में बताया है कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रत्याशी दिए हैं। जदयू की तरफ से नया प्रत्याशी आया है। लोजपा की बातचीत करें, चिराग पासवान की पार्टी की बातचीत करें तो संभावित है कि वो अपने सभी 5 सीटों पर नए प्रत्याशी ही इस बार उतारने वाले हैं। तो ये बात रही प्रत्याशियों की, लेकिन इस रेस में नॉमिनेशन जो है वो 28 तारीख को होगा। तो कौन ज़्यादा तेज है, कौन पिछड़ जाएगा, किसकी जीत सुनिश्चित है, कौन इस अखाड़े में सबसे कमज़ोर जो लड़ाई है वो लड़ रहा है, आज का पंचनामा इसी सब पर आधारित है। चीड़फाड़ करेंगे, हमारे संपादक भी बैठे हुए हैं, एक एक करके सभी लोकसभा सीटों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सर लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अररिया लोकसभा क्षेत्र की अगर बातचीत की जाए तो अररिया चूँकि भारतीय जनता पार्टी का ये सीट है, प्रदीप कुमार सिंह 2019 में जीत के आए थे। इनके प्रतिद्वंदी में आरजेडी के तरफ से सरफराज आलम थे। वोट के अंतर की बातचीत की जाए तो इनके वोट के अंतर जो था लगभग 13,07,241 के करीब में था। इस बार क्या होगा? एक बार फिर से ये आ चुके हैं प्रदीप सिंह। देखिए, ये पहली बार नहीं है इनका जीतना, ये लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं। मोदी जी के खास लोगों में ये आते हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बहुत खास हैं, बहुत खास होते तो मंत्री बनाए गए होते जितने बार जीत के आए हैं। निश्चित तौर पर उस जगह के जातीय समीकरण में एक बहुत बड़ा पेंच है। पेंच ये है कि वहाँ पर जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो अच्छी खासी है, उसे नेगेट करके रिवर्स पोलराइजेशन करने में सफल हो जाते हैं। जी। तो एक कहावत है कि जब कुछ टूटा ही नहीं तो उसको बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर वो बिगड़ जाता है। जी। यही कहीं ना कहीं समीकरण इन पर लागू होता है और मोदी जी के समीकरण और भाजपा के समीकरण में ये सीधे फिट बैठ जाते हैं, इसलिए इनके सीट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। दूसरे सीट की तरफ बढ़ते हैं सर, आरा लोकसभा क्षेत्र, जहां पे आर के सिंह फिर से इनको मौका दिया गया है, कल के लिस्ट में है और इनके प्रतिद्वंदी। एक बात नहीं बताई, वो जो सीट आपने बताई अररिया वाली, जी जी, फिर एक बार वहाँ से कमल खिलता मुझे दिख रहा है। अच्छा अच्छा, प्रदीप सिंह मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार बनाए गए हैं, तो कमल इस बार खिलेगा वहां पर। जी। तो आरा की बातचीत करें, आर के सिंह एक बार फिर से इनको मौका मिला है। इनके बारे में कही जा रही थी कि कट जाएगा टिकट, दोबारा रिपीट नहीं होंगे, कई लोग आ रहे हैं इनके संपर्क में। तो इनसे क्या लगता है सर? इनके प्रतिद्वंदी में राजू यादव थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से पिछली बार थे, हार का अंतर 14 लाख के करीब में था, मतलब दोनों के बीच का जो उन्हीं को टिकट मिलता मुझे नजर आ रहा है। इन्हें तो टिकट मिल ही गया और आर के सिंह की पहली जीत तो यही है कि यहाँ से टिकट वो वापस ले पाए, क्योंकि इस सीट पर कई लोगों की नज़र थी। जी। एक दो नहीं, आधा दर्जन के आसपास यहाँ से राजपूत ट्राई कर रहे थे, इंक्लूडिंग पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक शिक्षाविद थे, वो भी ट्राई कर रहे थे। कई बिजनेसमैन बड़े हैं वहाँ से ट्राई कर रहे थे। एक दो पॉलिटिशियन भी लोकल भाजपा के स्तर के ट्राई कर रहे थे। जदयू की तरफ से भी दावा किया जाता है सीट पर, लेकिन इस सीट पर इनकी मजबूती ही इनका सबसे बड़ा हथियार बनी। इस बार भी बहुत आसानी से राजपूत समाज ने इन्हें हमेशा स्वीकार किया है और इस बार भी बहुत आसानी से इनको ये सीट पर
मुझे लगता है वॉक ओवर मिलता नजर आ रहा है। मतलब इस बार फिर यहाँ पे कमल खिलेगा। बिल्कुल कमल खिलेगा। औरंगाबाद सर, औरंगाबाद में महागठबंधन में इसी सीट को लेकर काफी लड़ाई हुई थी। यहाँ पर सुनील कुमार सिंह, एक बार फिर से इनको रिपीट किया गया है और इनके प्रतिद्वंदी पिछले बार जो थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उपेंद्र प्रसाद थे, जो अब गठबंधन के साथ ही हैं। इनके बीच की लड़ाई 7,000 के करीब में थी, माफ कीजिएगा 70,000 के करीब में थी। तो इस बार क्या लग रहा है सर, ये क्या होगा औरंगाबाद की सीट पर? औरंगाबाद में कांग्रेस और राजद के बीच एक फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। जी। मुझे लगता है कि निखिल कुमार अगर चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो वो बहुत खुश नहीं हैं और जो उनके समर्थक हैं वो चुनाव को डिफिकल्ट करेंगे महागठबंधन के लिए। जी। जदयू की कई सीटों पर कमजोर है जदयू, लेकिन ये वो सीट नहीं है जहाँ जदयू कमजोर है। इस सीट पर आराम से जदयू भी निकल रही है। ये पूरा सीट मतलब कंफर्म है, आपसी लड़ाई में कमजोर हो रहा है महागठबंधन यहाँ। जी। तो ये सीट, अब सर बांका की सीट की बातचीत की जाए तो बांका में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं महागठबंधन की तरफ से, जिनको उतारा गया है। गिरधारी यादव थे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, एक बार फिर से उनको मौका मिला है। प्रतिद्वंदी इनके जयप्रकाश नारायण यादव थे बांका से, राष्ट्रीय जनता दल से। इस बार भी मौका उनको दिया गया है। सर तो बांका की सीट पर क्या होगा? 2 लाख के करीब में इन दोनों के बीच में अंतर था वोटों का, जयप्रकाश नारायण यादव और गिरधारी यादव के बीच में। इस बार क्या होगा? बांका की सीट कम होगा। देखिए, बांका एक ऐसी सीट है जहाँ पर मुझे लगता है कि महागठबंधन हाथ मार सकता है। अच्छा। लेकिन महागठबंधन को मजबूती से एक दूसरे के साथ रहकर इस चुनाव को लड़ना था। कांग्रेस थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव यहाँ से हो रहा है। कांग्रेस का कोई नेचुरल भी यहाँ से कंटेंडर नहीं है, लेकिन इस सीट पर जो सिटिंग सांसद हैं जदयू के, उनके खिलाफ भी एक इनकम्बेंसी तगड़ी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस सीट पर कहीं ना कहीं कमज़ोर है जदयू। ये उन सीटों में से जदयू के है जहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी। प्रत्याशी बदलने को लेकर भाजपा ने भी दबाव डाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत कुछ अंतर नहीं लाया। अब ये सीट बाकी सर्वेयों में भी एनडीए की तरफ से काफ़ी कमज़ोर नजर आ रही है। जी। इस बार फिर यादव वाला समीकरण यहाँ पे सेट हो गया है। मुझे लगता है कि ये उन सीटों में से जहाँ राजद काफ़ी मजबूत है। तो जयप्रकाश थोड़ा मुझे लगता है 50-50 होगा। किसी भी स्थिति में मैं जीत का आंकड़ा और कम होता देख रहा हूँ। मतलब अगर हार नहीं होती है तो एनडीए की। जी, मतलब लड़ाई काफी टक्कर वाली होगी इस बार। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की सर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से गिरिराज सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। अच्छा। गिरिराज सिंह को क्लियर वॉक ओवर दे दिया गया है। लग रहा है जैसे कि लालू यादव चाहते थे कि इस सीट पर कन्हैया कुमार चुनाव न लड़े। वो चाहते थे कि इस सीट को पर कमजोर रहे महागठबंधन, और उन्होंने ऐसे प्रत्याशी, हालांकि वो प्रत्याशी वहाँ के लोकल मजबूत हैं, उनकी पकड़ है वहाँ, लेकिन गिरिराज सिंह के सामने बहुत मुश्किल है। मतलब गिरिराज सिंह फिर इस बार निकालेंगे इस सीट को। बेगूसराय के बाद सर भागलपुर की सीट, जिस सीट पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, जो विधायक हैं गोपाल मंडल, जिनका कल हमने इंटरव्यू किया, जो काफ़ी वायरल हो गया वो इंटरव्यू। गोपाल मंडल, अजीत शर्मा सब जी ट्राई कर रहे हैं, लाइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है सर, अजय मंडल एक बार फिर से आए हैं, क्या हो सकता है इस बार? इनके प्रतिद्वंदी पिछली बार शैलेश कुमार थे राष्ट्रीय जनता दल से, 2 लाख के करीब में इनको वोट था, मतलब अंतर था दोनों के बीच में। इस बार क्या हो सकता है भागलपुर? देखिए, आरजेडी यहाँ से प्रत्याशी उतारने जा रही है और मुझे इस बात का शक है कि कांग्रेस बहुत चुपचाप इसको नहीं लेगी। कांग्रेस यहाँ बवाल करेगी। अजीत शर्मा एक नेचुरल प्रत्याशी यहाँ से हैं जी, और उनकी प्रतिद्वंदता है वहाँ पर लोकल जो सांसद है उनसे जी। और इस बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अपनी पुत्री को लड़ाऊंगा यहाँ से, जो नेहा शर्मा फिल्म एक्ट्रेस है। तो अगर उनको भी आगे करते हैं तो ये सीट समीकरण में बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगी। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो आपसी द्वंद्व है कांग्रेस और राजद का, ये भाजपा को वॉकओवर दे देगा। मतलब हो सकता है कि मामला थोड़ा सा यहाँ पे भी पेचीदा हो। किसी भी स्थिति में लड़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। अगर नहीं भी चुनाव लड़ते हैं अजीत शर्मा तो कांग्रेस यहाँ पर राजद का खेल बिगाड़ेगी जी। सर अब आते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन प्रत्याशी बदल गए हैं इस बार। अश्विनी चौबे की जगह पर मिथिलेश तिवारी को मौका मिला है, और इनके प्रतिद्वंदी में जगदानंद सिंह पिछली बार लड़ते अश्विनी चौबे के प्रतिद्वंदी में, इस बार वहाँ उनके बेटे हैं, दोनों मतलब नए प्रत्याशी। इस बार क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है बक्सर? पिछली बार जीत हार का मार्जिन क्या था? पिछली बार लगभग 1 लाख से दोनों के बीच हार जीत का मार्जिन था। समझ लीजिए कि मतलब पार्टी भी ये बात देख रही है कि हार का मार्जिन बहुत बड़ा, जीत का मार्जिन नहीं था जी। और एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी, बाहरी भीतरी की लड़ाई चल रही थी बक्सर में। बक्सर में भाजपा ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती थी। कांग्रेस के मुन्ना तिवारी के लिए सीट मांग रही थी। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ से जगदानंद सिंह के पुत्र को लड़ाया गया है, वो भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। और
उनकी मजबूती को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो अगर लोकल प्रत्याशी होता तो ज़्यादा ताकतवर होता, लेकिन किसी भी स्थिति में अश्विन चौबे से ये बेहतर लड़ाई अब देंगे मिथिलेश तिवारी, और मुझे लगता है कि इक्वल्स की लड़ाई हो गई है वहाँ। जी जी जी। और मुझे 50-50 फिलहाल नज़र आ रहा है। अगर आप विशुद्ध तौर पर पूछिएगा तो प्रत्याशी बदलने की वजह से, थोड़ा सा एक फेस चेंज की वजह से एनडीए की तरफ ज़्यादा झुकाव मुझे लग रहा है कि जनता का इस बार हो सकता है। लेकिन मिथिलेश तिवारी के लिए भी राहें आसान नहीं है सर, मुझे ऐसा लग रहा है। आसान होंगी, वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं। अब उनके भाजपा में ब्राह्मण नेताओं का एक बड़ा जबरदस्त लिटमस पेपर होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इस बार भी हो गया। अब नंबर 1 पे अश्विन चौबे थे, उनका कटा था, नंबर 2 पे आ गए हैं ये। अब ये नंबर 1 हो जाएंगे अगर जीत जाएंगे तो। जीत गए तो भाजपा के नंबर 1 नेता ब्राह्मण समाज के, अगर गड़बड़ा गए फिर कहीं टिका देंगे पीछे। वो कह रहे थे जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो कह रहे थे कि बक्सर तो हमारा पुराना बचपन से आते जाते हैं हम। सिर्फ एक राज्य मतलब एक जिले का जो है वो अंतर है, बाकी बक्सर और गोपालगंज। देखिए ये सच है कि मैंने बक्सर से उनका पुराना परिचय रहा है, कई बार वहाँ पे पार्टी ने विभिन्न जो उनको जिम्मेवारियाँ दी हैं। अब ऐसी स्थिति में ब्राह्मण की सीट है, ब्राह्मण ही हुए, लोकल ब्राह्मण होते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाहरी ब्राह्मण है तो फिर वही एक टर्म अगर जीत भी जाते हैं तो अगले टर्म में फिर वही हाल होगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। से लगे लागू होगा ही होगा। जी, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं सर। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को एक बार फिर से मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इनके प्रतिद्वंदी अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछली बार थे, इस बार अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि फातिमी को टिकट मिलने जा रहा है, मुझे लगता है। लेकिन खैर वो अपनी जगह पर है। दरभंगा में जदयू और भाजपा की बड़ी बड़ी लड़ाई होती अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते तो। संजय झा यहाँ से चुनाव लड़ते, लेकिन वो राज्यसभा जा चुके हैं, ये लड़ाई कोई है नहीं। मुझे लगता है बड़े आसानी से गोपाल जी ठाकुर यहाँ से सीट निकाल लेंगे। कोई बड़ी लड़ाई यहाँ पर मुझे होती दिख नहीं रही है। अब बाकी दर्शकों को जो लगे, मतलब बीजेपी की तरफ ये जा रहा है, एकदम दिख रहा है। अच्छा, गया लोकसभा क्षेत्र की सर बातचीत करें। जनता दल यूनाइटेड का सीट काट के मांझी जी को दिया गया है। मांझी जी चुनाव मैदान में मांझी जी की एक ये सीट है, मांझी जी इस सीट पर आराम से जीतेंगे। मांझी जी के खिलाफ यहाँ पर यही जा सकता है कि यहाँ पे लोकल स्तर पर जी कुछ बड़े नेता तैयारी कर रहे थे और एकाएक उनका टिकट काट कर दे दिया गया। अब जदयू के सांसद का भी टिकट काटा गया तो वो भी बहुत खुशी खुशी तो लेंगे नहीं इस चीज़ को। पिछली बार खासतौर पे भाजपा ने जिस तरीके से खेल किया था जदयू के सीटों पर या एलजेपी ने किया था, तो उसका कहीं बदला वापस ना मिल जाए, एक ये डर है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। कुमार सर्वजीत हैं इनके प्रतिद्वंदी इस बार आरजेडी के तरफ से जी। तो क्या लग रहा है सर, ये मतलब कुछ मामला घबराएगा तो नहीं गया में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि एनडीए में अगर वहाँ कमजोरी होगी तो अपने ही गठबंधन से होगी, बाहर से नहीं। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की बातचीत करें, सुरक्षित है ये सीट और यहाँ पर आलोक सुमन एक बार फिर से रिपीट हुए हैं। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेंद्र राम थे। दोनों के बीच वोट का अंतर 2,86,434 के करीब में था। इस बार क्या होगा? गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, उनका गृह क्षेत्र है। लेकिन लालू का गढ़ कहना मुझे लगता है कि गलत है। ये गढ़ साधु यादव का है, चूंकि रिजर्व सीट है, साधु यादव लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन साधु यादव एक बड़े फैक्टर यहाँ पर हैं। राजद अगर साधु यादव को चुनाव में उतार देती है अपनी तरफ से तो उनके पक्ष में एक बड़ा माहौल बन जाएगा। लेकिन आपको याद होगा गोपालगंज की पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था, क्या हुआ था उसमें स्थिति? खुद चाचा लड़े थे, खुद मामा लड़े थे तेजस्वी यादव के वहाँ से, साधु यादव, और जब वो चुनाव लड़े तो सीधी हार हो गई राजद की वहाँ से। लेकिन प्रत्याशी चयन बड़ा तगड़ा किया गया था। तो इस बार भी गोपालगंज में बिना चुनाव लड़े भी साधु यादव एक बड़ा फैक्टर है। उस फैक्टर को कौन भुनाता है उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी कई बार हुई है, तो देखना होगा कि किस तरफ शिफ्ट होता है। मतलब जदयू इस बार निकाल लेगी सीट, ऐसा लग रहा है आराम से। एनडीए के लिए देखिए, एनडीए के लिए अपने सहयोगी, अपना ताकत तो है ही। जो लोग महागठबंधन के खिलाफ लड़ जाएंगे या उनको अगर महागठबंधन अपने पाले में नहीं कर पाएगी, वो भी एक बड़ा हथियार बन जाएंगे। चलिए सर, हाजीपुर सीट की बातचीत करते हैं। चिराग पासवान के पाले में ये सीट आ चुकी है। हाजीपुर पर डिस्कशन करना टाइम वेस्टेज मुझे लगता है। चिराग पासवान शायद, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने पिता का भी रिकॉर्ड यहाँ से तोड़ दें, जो इस बार माहौल बना हुआ। देखते क्या होता है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की बातचीत करें, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जदयू के, वहाँ पर इस बार लग रहा था कि चिराग पासवान के पाले में जाएगी, लेकिन गया नहीं ये सीट। देखिए, सीट पर लोकल सांसद के खिलाफ बड़ी इनकम्बेंसी है जी, और सांसद के खिलाफ कई मामले भी आए हैं। ये सीट छोड़ने के लिए वो तैयार भी थे। अंतिम समय में जदयू को क्या सूझी कि उन्हें वापस टिकट दे दिया। प्रत्याशी बदलते तो शायद एक बड़ी लड़ाई हो सकती थी। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव बहुत भारी पड़ने वाले हैं इस बार।
यादव समीकरण हमेशा टफ रहा है यहाँ पर। पिछली बार सच में पुलवामा के बाद एक बड़ी लहर थी जिसमें सभी सीटें निकल गई। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है जहानाबाद। एक चीज और है कि पिछली बार मात्र 1751 वोट का अंतर था दोनों के बीच में। हाँ, इसलिए तो इस सीट को कोई ले नहीं रहा है। इसी सीट को भाजपा भी नहीं ली, इसलिए इस सीट पर बहुत इंटरेस्टेड चिराग पासवान भी नजर नहीं आए। जी जी जी। इस सीट पर ये वो उन सीटों में से है जिस पर जदयू बहुत कमजोर है, तो यहाँ खेल पलटते देरी नहीं लगेगी। हो सकता है कि नया सांसद मिल जाए, महागठबंधन सांसद मिल जाए यहाँ पे, ये भी समझ लीजिए। अच्छा, जमुई की बातचीत करें तो चिराग पासवान छोड़ चुके हैं, अब अर्चना रविदास को आरजेडी मौका दी है, तो क्या लग रहा है जमुई की सीट पर क्या हो सकता है इस बार? देखिए, दोनों प्रत्याशी नए हैं, दोनों आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, पैराशूट से लैंड किए हैं। चिराग पासवान का जो असर है, जो प्रभाव है जमुई पर, वो समाप्त नहीं हो सकता है, जैसा कि रामविलास पासवान का हाजीपुर में था। चिराग पासवान ने इशारा भी किया है कि मैं जमुई को छोड़ूंगा नहीं, मतलब उनके जीजा चुनाव लड़ेंगे वहाँ से अरुण भारती, तो उनके साथ भी वो लगातार वहाँ खड़े रहेंगे। तो चिराग पासवान इज अ बिग फैक्टर। मुझे लगता है कि इस चुनाव में चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। और जमुई जैसी सीट पर चूंकि दो नए प्रत्याशी हैं, अर्चना रविदास और ये, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर मुझे समीकरण की वजह से चिराग पासवान की पार्टी मजबूत लगती है, लेकिन दो नए प्रत्याशी है तो कुछ भी हो सकता है। झंझारपुर लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं सर। रामप्रीत मंडल झंझारपुर में जदयू की तरफ से और गुलाब यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, दोनों के बीच पिछले बार का वोट का आंकड़ा देखा जाए तो 3,22,951 के करीब में था। इस बार क्या होगा झंझारपुर की अगर बात? बहुत लड़ाई इन जगहों पर नहीं है जी। ये उन सेफ सीट में से नवादा की तरह जिसको सब चाहते थे कि मेरे पाले में आ जाए, तो बहुत इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है। इसमें एनडीए मजबूत है, मतलब झंझारपुर में निकल जाएगा जदयू की तरफ से ये सीट। अगर बात सर काराकाट की करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मैं कहूँगा कि इस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी मतलब काराकाट एक ऐसी सीट है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा शुरू से अड़े हुए थे। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए एकदम लिट्टी चोखा है, जब चाहेंगे यहाँ से आकर मजबूती से लड़ सकते हैं। पिछली बार गठबंधन के खिलाफ लड़े थे, इस बार उल्टा पड़ गया। महाबल सिंह बहुत मजबूत नहीं थे लेकिन उन्होंने हरा दिया इनको, तो इस बार उनको बिठाकर इनको दिया गया, तो समझ लीजिए एक तरह से वाकूभर दिया गया है, सेफ सीट दी गई है। एक सीट पर मानने का मतलब यही है कि एक मजबूत सीट मिली है। सिलेंडर लेके अब निकल चुके हैं, उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप। कटिहार लोकसभा क्षेत्र, दुलाल चंद गोस्वामी। कटिहार में जातीय समीकरण दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में है, बिल्कुल रिवर्स पोलराइजेशन होता है। जी जी जी। दुलाल चंद गोस्वामी ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या होने के बावजूद भी बहुत सेफ है, और वो एकमात्र ऐसे नेता है जो मुसलमानों में भी बड़े पॉपुलर है। उनकी भाषा भी बोलते हैं सुरजापुरी, तो बहुत इसमें भी बोलने लायक कुछ है नहीं। दुलाल चंद गोस्वामी का टिकट काटने के लिए बड़का बड़का दिग्गज लोग दिल्ली पटनायक किए हुए थे, नहीं कटा। दुलाल चंद गोस्वामी चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए में आए ताकि मेरा सीट सेफ रहे कम से कम। नहीं, वो देखिए, चूंकि भाजपा के पुराने नेता रहे हैं और नीतीश से बड़ा प्रेम है, मैंने तो कहा भी कि अगर जदयू के सारे सांसद भी भाग जाए तो दुलाल चंद गोस्वामी वो अकेले सांसद होंगे जो नीतीश के साथ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी को भी रिवॉर्ड किया गया है, और जनता के प्रति भी एक ईमानदारी है। बड़े सहज नेता है, हमने तो देखा उनके मकान को, आज तक इतने सांसदों का हमने मकान देखा, हमने तो मुखिया लोग का मकान देखा ऐसा कि सांसदों से बढ़िया, बंगला जैसा ही। हाँ, लेकिन अब उनका मकान देखकर तो मुझे शक हुआ। मैंने पूछा भी कि ये मकान किसका है, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले किराए पे लिए है। तो उन्हें पुराना मकान तो इससे भी खराब है, उनके लोग बता रहे थे कि इससे भी खत्म है, खज्जड़ है। तो ये बहुत समय इनका जनता के बीच ही बीतता है। सदन चलता है तो दिल्ली जी, सदन नहीं चलता है तो पूरी तरह से जनता के बीच में। तो ऐसे नेता को बहुत टफ कंपटीशन दे पाना संभव नहीं है। ये बात कांग्रेस भी जानती है, आरजेडी भी जानती है। कांग्रेस इस सीट से चुनाव लड़ेगी, और जो लड़ने वाले लोग हैं वो कितने कमजोर हैं इस सीट पर, तो हमने जनता से भी पूछा था। तो बहुत यहाँ फैक्टर नहीं है बड़ा। खगड़िया चिराग पासवान के पाले में है। महबूब अली कैसर पिछली बार थे, उनके प्रतिद्वंदी मुकेश सहनी थे। दोनों के बीच का अंतर 2,48,570 के करीब। ना तो मुकेश सहनी यहाँ से लड़ रहे हैं इस बार और ना ही मुझे लगता है कि चिराग पासवान टिकट दे रहे हैं महबूब अली कैसर जी। आगे पीछे करते रह सकते हैं वो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस सीट पर जिन प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो रहा है उसमें 2 कुशवाहा और 1 यादव है चिराग पासवान की तरफ से, और कांग्रेस या राजद की तरफ से महबूब अली कैसर को बहुत भाव मिला नहीं है अभी तक, वरना चिराग पासवान के आगे पीछे क्यों कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर खगड़िया जो सीट है वो एनडीए के पक्ष में मजबूत हो जाती है। पिछड़ा जनसंख्या अच्छी खासी है यहाँ पर, लेकिन पिछड़ा में ओबीसी जनसंख्या जो है उसे अपने पाले में करने में जदयू भाजपा सफल रहती है हमेशा। चिराग पासवान का चेहरा भी फिर मैं कहूँगा कि इस सीट पर एक बड़ा फैक्टर होगा जी। मोदी की रैलियां भी अच्छी खासी पिछली बार हुई थी इस कार्यक्रम में,
तो ऐसे में क्या होता है आगे चल के समीकरण वो देखेंगे, लेकिन हाँ प्रत्याशी फाइनल नहीं है, इसलिए बहुत कुछ इस सीट पर फिलहाल कह पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एनडीए के पक्ष की सीट है, एनडीए के पक्ष में ही जाना चाहिए। किशनगंज सर क्या होगा कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस से पिछली बार जीते थे। किशनगंज देखिए फिर से कांग्रेस जीत रही है, इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जीतेगी इस बार? हाँ बिल्कुल जीतेगी, वहाँ पे समीकरण पूरी तरीके से पक्ष में है महागठबंधन के। जी जी। और कांग्रेस जीती भी थी उतनी बड़ी लहर में, तो ऑल द मोर चांसेस है कि इस बार जीते, संभावना ऐसी है। ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 2019 में, और कहीं ना कहीं शरद यादव निकटतम प्रतिद्वंदी थे जो अब नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। और सर इसके बारे में चर्चा ये चल रहा था मधेपुरा लोकसभा में, 2-3 दिन पहले हमने एक खबर भी किया था कि वहाँ की जनता चाहती है कि अगर विपक्ष से कोई खड़ा होता है तो लालू के परिवार का ही कोई सदस्य खड़ा हो, ताकि उनकी जो गढ़ है लालू यादव का मधेपुरा और वो क्षेत्र जो है वहाँ से उनकी पकड़ मजबूत रहे। तो क्या हो सकता है मधेपुरा लोकसभा? लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़े राजद की टिकट पर, और जो उनके बेटे हैं सिद्धार्थ वो लड़े मधेपुरा से, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो अब कहीं ना कहीं से नाफरमानी भी मान रहे लालू यादव, और सर पेच फंस गया है उनका। जी, लालू यादव ने ऑफर भी दिया था पप्पू यादव को कि आप अपनी पार्टी का राजद में विलय कर लीजिए, मधेपुरा चले जाइए, और शायद इसी वजह से मामला गड़बड़ा गया उनका पूर्णिया वाला। ये सीट पर जब तक महागठबंधन प्रत्याशी नहीं तय करता है तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या होगा। प्रथम दृष्टया जरूर ये बात समझ में आ रही है कि ये उन सीटों में से है जहाँ त्रिशंकु लड़ाई हर बार होती है, और कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार भी त्रिशंकु यहाँ से लड़ाई हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ने मन बना लिया है। देखते क्या होता है। जी, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की तरफ सर बढ़ते हैं। अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इस बार क्या हो सकता है? पिछली बार तो बद्री कुमार पूर्वे थे विकासशील इंसान पार्टी के, पैराशूट से आए थे और बहुत उनकी संभावनाएं थी भी नहीं जी, ये पहले भी तय हो गया था। और जहाँ तक रही इस सीट की बात, तो मधुबनी में दरभंगा ये सब जो सीटें हैं ये एनडीए के फेवर की सीटें हैं जी। विधानसभा में कुछ सीटों पर माहौल अलग होता है, लेकिन लोकसभा में ओवरऑल पोलराइजेशन धर्म के आधार पर होता है, उसमें भारी पड़ जाती है एनडीए। यहाँ फिर वही होना, कमल खिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल। महाराजगंज लोकसभा एक बार फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनका भी टिकट कटने वाला था, लेकिन ये बच गए, लाठी डंडा इनके ऊपर पड़ा और इनका टिकट सेफ हो गया। मुश्किल सीट होगी जी। यहाँ पर लालू यादव का जो प्रभाव रहा है जी, राजद का जो प्रभाव है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि छपरा की सीट भी, जो सारण की जो सीट है जहाँ से लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं जी जी, और राजू प्रताप रूढ़ी को बहुत टफ कंपटीशन देने जा रही हैं। बिल्कुल। पूर्व में जरूर राबड़ी देवी को हराया है राजू प्रताप रूढ़ी ने, इस बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। महाराजगंज वाली सीट, छपरा वाली सीट, इन पर कई फॉरेन फैक्टर्स भी हैं। लालू यादव की बेटी पांडे हैं और भी लोग हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए क्या होता है, लेकिन इन सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा है निश्चित तौर पर, और दोनों प्रत्याशी इस बार सिंपैथी वोट भी तो मिलेगा जी। कितनी डोनेट किया है उन्होंने, सम्राट चौधरी ने तो खेल बिगाड़ दिया। हाँ बिल्कुल बिगाड़ दिया, और लालू यादव ने अपने पाले में बुला लिया जी। तो निश्चित तौर पर इन दोनों सांसदों का जो है वो सर्वे बढ़िया नहीं था। ये वही दोनों सांसद है जिनको टिकट मिल गया, तो मुझे लग रहा है झटका कि मैंने कैसे मिली है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ जी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र राजीव ललन सिंह जो जदयू के प्रत्याशी, ललन सिंह को वॉक ओवर मिल गया, जो प्रत्याशी वहाँ से उतारा गया है वो बहुत मैं तो पक्षधर नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट होने जा रहा है। ललन सिंह को जितनी तैयारी उन्होंने की, मीट भात खिलाया लोगों को जी जी जी, मुझे लगता है भगवान भी उनकी बात सुन लिए कहीं और लोगों की दुआ लगी है, प्रत्याशी उनको बहुत आसान मिल गया उनके खिलाफ। अशोक महतो, अनिता देवी जी, अशोक महतो लड़ते तो बात अलग थी, अनिता देवी उतार दिया गया तो मतलब मुझे लगता है कहीं कोई खेल भी ना हो इसमें। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र अजय निषाद, इनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। अब इनके मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की तरफ से कौन होगा निकटतम प्रतिद्वंदी अभी तो सर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पिछली बार वीआईपी से थे, मुकेश सैनी की पार्टी से थे, और लगभग 4 लाख के करीब में इनका जो है अंतर था। मुकेश सैनी की बात अगर हो जाती है राजद से जी फाइनल जी, तो इस जगह पर मुकेश सैनी उतर सकते हैं। तो मुकेश सैनी वर्सेस उनके जो सीपी सलार थे डॉक्टर राजभूषण, ये हो सकता है। पिछली बार अजय निषाद कमज़ोर पड़े थे, जीत जरूर गए थे लेकिन कमज़ोर थे, और जो उन्होंने किया उसकी वजह से भी पार्टी कहीं नाराज थी। और निषादों के खिलाफ, एक निषाद समाज के एक नेता के खिलाफ जो एजेंडा उन्होंने चलाया उससे निषाद समाज भी नाराज हुआ, सजा इसी को उन्हें मिली है। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी अगर राजद से आएंगे तो इस सीट पर एक इम्पैक्ट दे सकते हैं। राजभूषण मुकेश सहनी के सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन
भाजपा ने हरीश सहनी और अन्य नेताओं को भी आगे बढ़ाया है, इसका भी फायदा उन्हें मिल सकता है जी। तो यहाँ मुझे लगता है कि लड़ाई बड़ी कांटे की होगी, मजेदार होगी, देखने लायक लड़ाई होगी। नालंदा लोकसभा क्षेत्र नीतीश कुमार का गृह जिला है। कौशलेंद्र कुमार जिन्होंने कहा था कि अगर नीतीश यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ देंगे ये सीट खुशी खुशी। अशोक कुमार आज़ाद नालंदा से पिछली बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से थे, इस बार वो साथ में हैं। क्या लगता है सर यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 लाख के करीब में दोनों का वोट। नालंदा नीतीश का गढ़ है। यहाँ पे नालंदा में एकमात्र जो रिटेलिएशन फोर्स था वो आरसीपी सिंह थे। जी जी जी। अब वो साथ में है। कहाँ है सर? पता नहीं है कहाँ है, लेकिन साथ है। कहाँ है नहीं पता, लेकिन साथ तो है। जी जी। उनकी भी मजबूरी है, और अगर पूरे चुनाव में कुछ भी निगेटिव होता है तो नीतीश कुमार को केस बनाएंगे भाजपा के सामने। तो इसलिए मुझे लगता है कि नालंदा पर भी बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। जी। नवादा लोकसभा क्षेत्र सर, नवादा में मतलब चिराग पासवान को वही मैं कहूँगा कि नवादा सीट श्योर शॉर्ट विन सीट है एनडीए की। इस सीट पर कोई भी जाए जीतेगा, कोई जाएगा जीतेगा जी, इसमें बहुत पेच नहीं है जी। नवादा के बाद सर आते हैं पश्चिम चंपारण की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम चंपारण में क्या हो सकता है सर? पिछली बार तो पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल जो इस बार फिर से रिपीट हुए हैं। ब्रजेश कुमार कुशवाहा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उसके मतलब थे कट्टर में 2,93,906 वोटों का अंतर था। इस बार क्या होगा संजय जायसवाल के लिए? इतना बड़ा अंतर तो नहीं रहेगा, लेकिन संजय जायसवाल आराम से निकल जाएंगे यहाँ से। ये सीट उन सीटों में से जहाँ सवर्णों का दबदबा रहा है, कुशवाहा जाति की भी संख्या अच्छी खासी है, ओबीसी भी है, तो यहाँ फायदा उनको मिलता मुझे नजर आ रहा है। संजय जायसवाल जीतेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र, रामकृपाल यादव, इनके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो विधायक है वो आए हैं वो सीट ले जाएंगे, रामकृपाल का कट जाएगा। बहुत सोच समझ कर लगता है कि अंततः दे दिया गया, लेकिन अगर दे दिया गया है तो ये निश्चित तौर पर मैं से मानता हूँ कि ये सीट मीसा भारती के मिलने के बाद राजद को निश्चित तौर पर रामकृपाल ही एकमात्र कैंडिडेट है जो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। लड़ाई बहुत टफ होने वाली है। मीसा भारती पिछली बार की तरह मैंने हार जाए ऐसा होगा नहीं, इस बार हराना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और इस बार राजद भी एकजुट है। राजद एकजुट है। पिछली बार राजद थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन इस बार एकजुट है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, रविशंकर प्रसाद, यहाँ से भी इनके बारे में कई चर्चाएं उठी थी। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ बहुत बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं है। हाँ, जरूर ये सीट आई थी कंसिडरेशन में कि भाई यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया जाए, बहुत गुड बुक्स में नहीं है, बट राम मंदिर वाला फैसला हो या जो भी हो, जो उपयोगिता है रविशंकर की आउट ऑफ द वे, वो उपयोगिता पार्टी को चाहिए और इन्हें यहाँ पर ढेला की तरह रखा गया है। पूर्णिया, संतोष कुशवाहा को एक बार फिर से मौका मिला है यहाँ पर। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा को लगता है मुझे कि उन्होंने जिस भगवान की पूजा की वो पूजा कंटिन्यू रखना चाहिए। ये सीट आराम से हार रही थी जदयू, लेकिन एकाएक पप्पू यादव आकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और बीमा भारती टिकट लेने चली आई। अगर ये दोनों टिकट ले लेते हैं अपने अपने जगहों से, यानी कांग्रेस और राजद, तो ये सीट आराम से जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे संतोष कुशवाहा। लेकिन पप्पू यादव बहुत टफ कंपटीशन करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण, राधा मोहन सिंह, इनके प्रतिद्वंदी वहीं भाई ये तो भाजपा के लोग कह रहे थे कि हार जाएंगे, इन्हें टिकट कैसे मिल गया? एज फैक्टर बहुत बड़ा था इनका, फिर भी इन्हें टिकट मिल गया। तो अब तो भाजपा को बताना चाहिए कि सीट पर आखिर विनेबिलिटी दिखी क्या भाजपा को? हमें तो कुछ खास कुछ नहीं दिखा था। लेकिन चलिए, मोदी लहर है, ये उन सीटों में से आता है जहाँ पर फिर मैं कहूँगा सवर्णों की, ब्राह्मणों की संख्या है। देखते क्या होता है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो समस्तीपुर चिराग पासवान के पास है एक बार फिर से। क्या लगता है सर कौन जीत पाएगा समस्तीपुर में? अभी तक विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं आया है, समस्तीपुर में क्या होगा? समस्तीपुर में कौन नहीं जीत पाता ये बताता हूँ आपको। प्रिंस पासवान नहीं जीतते हैं। अच्छा। ये भाजपा को पता चल गया था, ये सबको पता चल गया था, और बहुत तगड़ा उनके खिलाफ एंटी इनकम था। पूरे बिहार की सबसे कमजोर सीट एनडीए की थी ये, और भाजपा ने इस सीट को चिराग पासवान की झोली में डालकर चिराग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि अपना नहीं दूसरे का किया हुआ एंटी इनकम्बेंसी साफ कीजिए। और यहाँ पर महादलित को लाने की वो तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशी बहुत हद तक बहुत डिपेंडेंट होगा कि कैसे होता है। कांग्रेस के खाते में सीट जाती मुझे दिख रही है। कांग्रेस से बीके रवि या पान समाज के नेता आईपी गुप्ता दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। इस सीट पर एक बड़ा गेम भी हो सकता है, जो इसकी संभावनाएं बिल्कुल बरकरार है। तो वो देखने के बाद ही सीट पर फैसला कीजिएगा। सासाराम की सीट पर क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है सासाराम में? सासाराम देखिए, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन मीरा कुमार का इंटरेस्ट अब पटना साहिब में आ गया है। तो सासाराम सीट मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जो वे रहा है, प्रत्याशी बदल भी दिया गया। मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प एनडीए के लिए सासाराम सीट हो सकता है। सारण लोकसभा क्षेत्र जिसकी चर्चा हमने कर दी है, तो मैंने कर दिया है। सारण में। सारण के बाद सर अब आते हैं
शिवहर के तरफ में, शिवहर में क्या लग रहा है? शिवहर की चर्चा। हाँ, शिवहर में जरूर मैं कहूँगा कि पेच फंसा है जी। रमा देवी का टिकट काट दिया गया। ये 2 सीटें पर पेच फंसा हुआ है। शिवहर जहाँ लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ जदयू के कई नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, बड़े बड़े राजपूत नेताओं का जमघट है वहाँ। अब कैसे लवली आनंद सबको दोस्ती कर पाती हैं, सबको मिला पाती हैं, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। भाजपा के सिटिंग सांसद का टिकट कटा है, क्या वो कोई खेल करेंगी? बहुत कुछ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पर भी नज़र होनी चाहिए। राजपूत समाज का निश्चित तौर पर एक वोट बैंक है वहाँ, लेकिन ओवरऑल बिहार में बहुत बड़ा इम्पैक्ट राजपूत समाज का अब नहीं रह गया, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये साबित करती हैं। सीतामढ़ी की सीट पर, सीतामढ़ी सीट मैंने बता ही दिया कि सीतामढ़ी बैकवर्ड सीट है। बाकी पॉपुलर ओपिनियन कुछ और है। जदयू के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सीट आराम से जीत रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सीट आराम से जीत रहे हैं। ये सीट बहुत टफ कंपटीशन देने जा रही है, और अगर अगड़ा पिछड़ा हो जाता है, जैसा कि मुझे शक है, और एक नाराजगी तो भाजपा के है ना वैसे समाज की, लेकिन जाइए कहाँ, मजबूरी है, देना पड़ेगा। लेकिन अगड़ा पिछड़ा होता है तो इस सीट पर थोड़ा कमज़ोर देवेश ठाकुर दिखेंगे। ओवरऑल नरेंद्र मोदी की लहर है, भाजपा का प्रचार तंत्र है, राम मंदिर बनाकर भाजपा ने एक बड़ा काम किया है, जनता के बीच वो इसी नाम पर आई है। देखते हैं क्या होता है। सीवान लोकसभा क्षेत्र जिनमें कविता सिंह का टिकट काटा गया, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हेना साहब थी, इस बार विजया लक्ष्मी है। उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष जो थे, उनकी पत्नी इस बार आई हैं, तो क्या लग रहा है? हेना साहब नहीं है तो आप समझ रहे हैं कि क्या मामला है। बिल्कुल। और सवर्ण प्रत्याशी को हटाकर ओबीसी उतारने का मकसद भी यही था कि सवर्णों के प्रति एक थोड़ा सा होता है, माहौल बन जाता है बैकवर्ड में, पिछड़ा में। लेकिन अगर हिना साहब नहीं लड़ रही हैं और वहाँ से कोई बैकवर्ड उतारा जाएगा, तो इधर से पहले ही तैयारी कर दिया गया बैकवर्ड देके, आइए लड़िए। और हिना साहब तो एक बड़ा फैक्टर होंगी एनडीए में महागठबंधन के खिलाफ, तो मुसलमानों की नाराजगी का यहाँ फायदा एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र तिलेश्वर कामत एक बार फिर से रिपीट हुए हैं। सुपौल में पिछली बार रंजीत रंजन थी कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों के बीच में। सुपौल एक ऐसी सीट है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी जी। ये उन सीटों में से है जदयू के जहां पर जदयू को हार का मुंह देखना पड़ सकता था, इसकी संभावना प्रबल थी। प्रत्याशी वहां से आरएलएम के थे बैद्यनाथ मेहता। बैद्यनाथ मेहता को आरजेडी संपर्क कर रही है। बैद्यनाथ मेहता क्या फैसला लेते हैं इस पर बहुत हद तक इस सीट का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। जी, जी, जी। तो तिलेश्वर कामत के लिए अच्छा ये हुआ कि बैद्यनाथ मेहता चुनाव ना लड़े। लड़ जाएंगे तो दिक्कत, लड़ जाएंगे तो निश्चित वो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए। उजियारपुर सर, उजियारपुर में नित्यानंद राय एक बार फिर से आराम से निकाल रहे हैं। उजियारपुर में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जी। नित्यानंद राय सब अब तक बिहार में जितना घूमे हैं, जितना कुछ किए हैं, उसका मुख्य कारण ही रहा कि उजियारपुर सीट उनकी आसानी से उनके हाथ में आ जाए। वैशाली लोकसभा क्षेत्र चिराग पासवान के पास में है, क्या होगा वीणा देवी का? क्या नए प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं चिराग पासवान? नए प्रत्याशी होंगे जी। और ये सवर्णों की सीट है, आसानी से भाजपा जीतती रही है। इस बार भी मुझे लगता है कि लोजपा ही सीट जीतेगी। हाँ, प्रत्याशी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। राजपूत प्रत्याशी यहाँ से चिराग पासवान के पास हैं, भूमिहार प्रत्याशी हैं, और भी प्रत्याशी। देखते हैं चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं, बहुत हद तक उस पर डिपेंडेंट है यहाँ सीट। वाल्मीकि नगर से सर क्या होगा? वाल्मीकि नगर से पिछली बार जदयू की तरफ से बैद्यनाथ प्रसाद महतो थे। 2019 की लोकसभा चुनाव की उनका उपचुनाव हुआ, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वहाँ चुनाव लड़े, बहुत कम मार्जिन से प्रवेश मिश्रा से जीते थे। प्रवेश मिश्रा दिल्ली में है, कांग्रेस उनको टिकट देने की तैयारी कर रही है, पेच फंसा रही है राजद। लेकिन जब उतने कम मार्जिन से लड़ाई हुई थी तो इस बार भी टफ कंपटीशन दे सकते हैं वो। और जदयू की जगह भाजपा यहाँ से लड़ती तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जीत हो जाता भाजपा का। लेकिन अब लड़ाई पेच फंस सकता है। प्रत्याशी क्या होता है महागठबंधन का, इस पर बहुत डिपेंड करेगा। चलिए देखिए, तो 40 लोकसभा सीट पर हमने एक एक करके सभी सीटों का समीकरण समझाया है। उस पर चीरफाड़ हमारे संपादक डॉक्टर नवल मिश्रा सर ने किया है। कहाँ पेच फंस रहा है, प्रत्याशी बदलने के बाद क्या स्थिति होती है। 40 लोकसभा सीटों पर अब चीरफाड़ हो चुका है। देखते रहिए पंचनामा, चर्चाएं लगातार जारी है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।